लगा न सका कोई उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां था मगर सर झुकाए चलता था। ऐसी ही खास शख्सियत आज हमारे साथ हैं श्री विद्यासागर सोनकर जी। बूथ अध्यक्ष से सांसद और फिर एमएलसी बनने का गरिमामयी सफ़र और चेहरे पर एक संयम के साथ स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विशेष हस्ती में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में हम हमेशा ही एक प्रश्न पूछा करते हैं कि किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि बचपन की ख्वाहिशें आज भी खत लिखती हैं मुझे, शायद बेखबर इस बात से कि ज़िंदगी आज उस पते पर नहीं रहती। तो हम उस समय टाइम मशीन के थ्रू उस समय में जाना चाहेंगे जब आप एक 16-17 वर्ष के विद्यासागर जी थे और एक आपके दिल में कई सपने थे, जोश था। एक उस समय के बारे में बताइए कि पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी, राजनीति में आप किस तरह आप आगे आए, वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जब मेरी आयु उतनी थी तो हम उस समय कॉलेज आ गए थे। हाई स्कूल जल्द कम आयु में शिक्षा स्कूल में जाने का अवसर मिला था, तो फिर पढ़ाई चल रही थी। मेरे ख्याल से उस समय उस आयु में मैं हाई स्कूल पास कर चुका था। उसके बाद पूरी शिक्षा मैं लेता रहा। हमने ग्रेजुएशन किया, हमने फिर बीएड किया, फिर हमने एलएलबी किया, फिर हमने एमए किया। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं राजनीति करूं और वकालत करूं। मुझे सत्यता ये है कि दोनों से मुझे चिढ़ थी। मुझे लगता था कि एक क्लास 1 अफसर बनना चाहिए, बढ़िया ज़रा रहे, और छोटी मोटी नौकरी के मेरे मन में नहीं था कभी। ज़रा ऐसी हो कि वो इंस्पेक्टर के नीचे की नौकरी तो नहीं, ऐसा मेरे मन में उस समय भाव आता था स्टूडेंट लाइफ में। फिर मेरे पिताजी की इच्छा थी कि तुम राजनीति, मैंने पूछा कि आप मुझे राजनीति में क्यों भेजना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूँ और जिस पूर्वांचल से आता हूँ, उस पूर्वांचल में बहुत पिछड़ापन है, बहुत जागरूकता नहीं है। यद्यपि मेरे जनपद में कुछ ऐसे गांव हैं जहां ऐसे आप कह सकते हैं आईएएस की खेती होती है। हर घर से आईएएस है, ब्यूरोक्रेसी में है, पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे हैं और बहुत प्रदेश का और देश का नाम बढ़ाया है। वो उसी जनपद में ये भी स्थिति थी कि लोग बैठ करके हमारे पूर्व की भाषा में बकैती करना या ज़बरदस्ती की बात करना, लेकिन योग्यता की भी कमी नहीं थी। योग्य लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे, राजनीतिक में थे, ब्यूरोक्रेसी में थे, देश में विभिन्न जगह जौनपुर का नाम रोशन करते थे। तो मेरे मन में मैंने पूछा कि क्यों आप ऐसा चाहते हैं। मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि था वो व्यापार करने वाला परिवार था और अच्छा व्यापार था। उस ज़माने में एक्सपोर्ट का मेरा बिजनेस था। हम 5वीं पीढ़ी के व्यक्ति हैं, तो हमारे फादर, हमारे ग्रैंड फादर, हमारे फोर फादर, हमारे फादर के फोर फादर से 5वीं पीढ़ी में सब लोग व्यापार में रहे। तो उनके पिताजी की मेरी इच्छा थी कि हमने व्यापार किया, सब कुछ कमाया, सम्मान मिला, पैसा कमाया, सब कुछ लिया, लेकिन कोई पहचान नहीं बन पाती। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अगर राजनीति में आओगे, वकील बनोगे, तो पीछे 3 पीढ़ी, आगे 3 पीढ़ी का नाम तुम्हारे नाम से लिया जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे राजनीति की तरफ प्रेरित किया। तो मैंने फिर प्रैक्टिस शुरू की, बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिशनर की तरह, और अच्छे अधिवक्ता के रूप में मैंने अपनी पहचान बनाई। फिर चुनाव आ गया, लोकल बॉडीज़ के, पार्षद के चुनाव हुए और सब लोगों ने मिल के कहा कि आप चुनाव लड़ो। फिर भी मेरे मन में एक संकोच हो रहा था कि मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, अभी आगे देखेंगे। फिर मैं चुनाव लड़ गया और चुनाव में पूरे वहाँ पर शहर में अपने वार्ड में पूरे शहर में सबसे अधिक वोटों से मैं चुनाव जीता। और मेरे साथ बिल्कुल युवा पीढ़ी तेज़ी से, इतनी कम आयु का मैं पार्षद हुआ था कि मेरे साथ पूरी टीम, दर्जनों लड़के मेरे साथ एक साथ चलते थे। यह देख करके पूरे शहर में, पूरे जनपद में एक मेरी पहचान बन गई कि ये युवा पीढ़ी का बड़ा चेहरा बन सकता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी थी,
परिवार में पूरा सपोर्ट मिल रहा था, पिताजी का पूरा आशीर्वाद स्नेह था और पूरा सपोर्ट इस आधार पर मिलता था कि तुम्हें परिवार की मर्यादा और चरित्र, उन्होंने कहा कि चरित्र और ईमानदारी 2 बात जीवन में रखना, ये सफलता के हर मुकाम पर पहुंचाएगी। कभी ये मत सोचना कि ये चीज़ कोई कमी हो। मुझे ध्यान में आता है, अगर मैं सोचूं तो मैं अगर गाड़ी कोई लेता था तो हमारे ड्राइवर से पूछते थे कि वो गाड़ी क्यों नहीं लिया। तो कई बार मेरा ड्राइवर उनसे मजाक करता था मेरे पिताजी को कि उनके पास पैसा कम था, तो मेरे पिताजी बोलते थे कि पैसा कम था तो मुझसे ले लो, लेकिन गाड़ी अच्छी लिया करें, कदों कोई लगे हैं। तो इतना सपोर्ट वो करते थे हर तरह से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और एक मनोवैज्ञानिक रूप से मैं अपने को बिल्कुल फ्री समझता था। और राजनीति में आया तो संगठन में जैसे मैं पार्षद बना, बूथ अध्यक्ष से लेकर के जौनपुर जैसे ज़िले में, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के आसपास है। उस प्रदेश में जौनपुर ज़िला बहुत ऐतिहासिक ज़िला है और सरकी सल्तनत की राजधानी जौनपुर हुआ करती थी और बहुत अपनी एक पहचान, अगर आप ऐसे देखें तो सरकी सल्तनत की राजधानी जौनपुर हुआ करती थी। और हमारे जो परशुराम जी है, भगवान परशुराम के पिताजी जिनका नाम जमदग्नि ऋषि था, जमदग्नि ऋषि का आश्रम जौनपुर में ही था और जमदग्नि ऋषि के आश्रम के नाम से ही जमदग्निपुरम नाम था, बाद में वह परिमार्जित होते हुए जौनपुर हो गया। और उनकी पत्नी जो थी, उनको पिताजी के कहने पर ही परशुराम जी ने उनकी आज्ञा मानते हुए उनका गला सर से अलग कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने कहा, पिताजी मैंने आपके आदेश का पालन किया है, आप अब मुझे एक आपसे विनती है, कहें मांग लो जो मांगना है, कहें मेरी माताजी को पुनः आप जो खंड किया है अखंडवती बना दीजिए। तो इसीलिए वहाँ पर एक मंदिर अखंड देवी का मंदिर से अखंडो देवी, और अभी एक अखड़ो देवी अपभ्रंश में अखड़ो देवी के नाम से आदि गंगा गोमती के तट पर बहुत विशाल अच्छा मंदिर है, उसकी एक पहचान है। और जमदग्निपुरम के नाम से ज़िला भी था और गांव भी है। हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर पर वो गांव है, वो मंदिर स्थापित है। आज भी भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता। तो उस जनपद से आकर के मुझे राजनीति में जब मैं आया, मैंने शुरू किया काम, तो मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं दलित समाज से आता हूँ। दलित समाज में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जौनपुर जैसे ज़िले में मेन बॉडी का उत्तर प्रदेश में पहला अध्यक्ष बनने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। और जब मैं अध्यक्ष बना तो मेरी आयु भी कम थी, मेरा अनुभव भी कम था, यद्यपि मैं बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष, जिले में पदाधिकारी, विभिन्न पदों पर मैंने काम किया था। लेकिन अध्यक्ष बनने पर लोगों के मन में ये शंका होता था कि कैसे ये चला पाएंगे। लेकिन शायद मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, अच्छा नहीं है कि मैंने जिस टीम को खड़ा किया था आज से 23 साल पहले, आज भी मेरी टीम का ही सदस्य जो मेरा मंडल अध्यक्ष था, मेरे साथ जो युवा मोर्चे में काम कर रहा था, आज भी इतने वर्षों में लगातार वही व्यक्ति, हमारी टीम का ही व्यक्ति वहाँ का जिला अध्यक्ष बन रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। हमने संगठन में काम किया, लोगों को अगर हमने साथ जोड़ा, साथ मिलकर काम किया, तो आज वो टीम आगे बढ़ रही है। तो मुझे खुशी होती है कि संगठन का काम आगे बढ़ रहा है। संगठन ने मैं बेसिकली भाजपा में आने से पहले अपनी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक बना, जिस नाते मेरी पहचान संघ में शाखा में जाने से, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते, पार्टी में बेसिक वर्कर होने के नाते हमारी एक अच्छी पहचान बनी, जिसके आधार पर पार्टी ने मुझे विधानसभा लड़ाया, पार्लियामेंट लड़ाया, प्रदेश में अनुसूचित मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और विभिन्न ऐसे सदस्यता प्रमुख, विभिन्न जिलों के चुनाव अधिकारी, विभिन्न मोर्चे प्रकोष्ठों में पदाधिकारी और प्रदेश का महामंत्री, जनपद जौनपुर का पहला ऐसा मैं व्यक्ति हूँ जो वहाँ अभी अब तक कोई महामंत्री नहीं बना, मैं बना महामंत्री। और मुख्यालय का पहला ऐसे दलित समाज का महामंत्री बना पूरे प्रदेश का, और मुझे वहाँ से खूब अच्छा सम्मान भी मिला, पार्टी में बहुत लोकप्रियता मिली। पार्टी के नेतृत्व ने, चाहे उस समय का नेतृत्व था, चाहे आज का नेतृत्व है, सब लोगों ने बिल्कुल सम्मान दिया और मैंने सबके साथ मिल करके रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने का प्रयास हमने हमेशा किया। और जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में और सरकार और सत्ता का
संतुलन बनाते हुए जनता और सत्ता के बीच में एक सेतु के रूप में काम करते हुए हमने लोगों को आगे बढ़ाते हुए जन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया है, जिसके नाते लगातार 35 वर्षों से अब तक मेरी पहचान एक सक्रिय राजनेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में बनी हुई है। मैं इसको इस रूप में मानता हूँ कि पिताजी का पूर्ण प्रताप, आज मेरे पिताजी नहीं है, अभी हमने पितृपक्ष का एक पावन पर्व बीता है। मैं अभी नवरात्रि जो होती है, ऐसा हमारा पावन पर्व, हम 14 को हमने पितृ विसर्जन का कार्यक्रम किया है और 15 से हम नवरात्र के प्रतिपदा के रूप में आज चतुर्थी के तिथि में हम आपको मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सब का सौभाग्य है कि हम सब इस नवदुर्गे में शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 दिन बिल्कुल निराजल व्रत रहते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक गोरक्ष पीठ के बड़े महंत हैं। हमारे आज संघ के जो हमारे संघ के सरकारवा हैं, हमारे जो क्षेत्र के प्रचारक हैं, जो हमारे प्रांत के प्रचारक हैं, हमारे जो सारे ऐसे प्रचारक जिनकी शक्ति के आधार पर, जो हमारा बेस है, जो हमारा फाउंडेशन है, जिनके फाउंडेशन के आधार पर हम संगठन को यहाँ तक ले जा कर के हमने विभिन्न फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, ऐसे सभी युवा मोर्चा हो, ऐसे किसान मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, अनुसूचित मोर्चा हो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, हमारी इन सभी विंग्स ने काम करके संघ के इस बुनियाद के ऊपर ठीक से अच्छी इमारत खड़ा करने का काम किया है। आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नाम आज पूरी दुनिया में संगठन की दृष्टि से पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इसके पहले अमित शाह जी, इसके पहले राजनाथ सिंह जी, सबने जो क्रम से काम किया है उसका परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में जहां अमेरिका जैसा देश नरेंद्र मोदी जी को वीज़ा देने से मना करता था, आज अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लोग मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज मुझे भी इस बात का गर्व होता है कि हम जिस परिकल्पना को लेके आगे बढ़े थे, जो मेरे पिताजी की इच्छा और आकांक्षा थी कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आकर अपने परिवार का भी नाम बढ़ाऊं, संगठन का भी नाम बढ़ाऊं, जनपद का भी नाम बढ़ाऊं, तो आज उस दिशा में मुझे काम करते हुए मैं अपने काम से, अपने संगठन के स्नेह आशीर्वाद से संतुष्ट हूँ कि आज मेरे ऊपर अब तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। पूरी तरह से अपने पदों का निर्वहन करते हुए, संगठन के प्रति समर्पित होते हुए, हमारे संघ के प्रति समर्पित होते हुए, अपने नेतृत्व के निर्देशानुसार काम करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो मुझे भी सभी कार्यकर्ताओं का स्नेह और आशीर्वाद और मार्गदर्शन करने का अवसर मिलता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारी यात्रा बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, प्रदेश के महामंत्री तक, हमारे पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक, निचली पंचायत से लेके देश की सबसे बड़ी पंचायत तक सभी बैठने का अवसर मिला है। मैं आज विधान परिषद में उपनेता सदन के रूप में काम कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूं आज पिताजी, हमारे जो भी पूर्वज हैं, सबके प्रति, हमारे सारे नेतृत्व के प्रति मैं उनको बधाई, शुभकामना और उनके प्रति आभार व्यक्त करूँगा कि आज उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके हमें जो काम करने का अवसर मिल रहा है, मैं ये समझ पाता हूँ कि हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर से हमने बहुत राजनीति का उतार चढ़ाव देखा है। जब हम लोगों को लोग कहते थे कि हम दो हमारे दो सांसद होते थे पार्लियामेंट में, तो पंडित दीनदयाल जी का, उपाध्याय जी का वो वाक्य हम भूलते नहीं। वो गाजीपुर गंगा जी के तट पर स्नान करने गए थे। पंडित जी ने कहा था कि जब हम पूर्वांचल में गाजीपुर, जौनपुर जैसे सीटें जीतेंगे तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पहले अटल जी के नेतृत्व में 6 वर्षों तक सरकार चली है। हमने दुनिया के अंदर देश की एक पहचान बनाई है और देश को एक मजबूत राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काम हमारे नेतृत्व ने किया, हमारी सरकार ने किया है, हमारे संगठन से निकले हुए व्यक्ति ने किया है। तो आज भारत विश्व गुरु के रूप में, आज भारत नए भारत के रूप में,
आज भारत आगे बढ़ता हुआ भारत के रूप में, आज भारत मेक इन इंडिया के रूप में, आज पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंचने की दिशा में अच्छी इकोनॉमी के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। तो मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरा सौभाग्य है मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में काम करते हुए इस जो हमारा ये जो कारवां, हमारी जो यात्रा चल रही है, उसका सहभागी होने का मुझे अवसर मिला है। तो मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सर, आपने हमें आपकी जो मातृभूमि है उसके इतिहास से परिचित कराया और धार्मिक इतिहास, और उस इतिहास में आपने कहा कि परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर जो काम किया, मतलब आज्ञाकारिता, पिता की आज्ञाकारिता, और फिर वो आज्ञाकारिता आप में भी दिखी। उसी जगह पे आप भी थे। आपने पिता के आज्ञाकारी बालक के रूप में अधिवक्ता बने और बहुत अच्छे अधिवक्ता बने। आपने बताया कि पिता का बहुत स्नेह मिला। आजकल के समय में अगर युवा पीढ़ी को इतना स्नेह हम दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन आपने उनकी इच्छाएं जो थी, उनकी आकांक्षाएं थी, उनको भी अपने ध्यान में रखते हुए उनके आशीर्वाद को साथ में लेके आगे चले, और आज आप यहाँ तक हैं और आज भी मानते हैं कि ये सब उनके आशीर्वाद से ही था। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है हमारी युवा पीढ़ी के लिए कि वो भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें तो वो जीवन में नई ऊंचाइयों को, बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। लेकिन अधिवक्ता से आप राजनीति में आए, ये नियति ने आपका रास्ता तय किया। आपने नहीं सोचा होगा कि राजनीति की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति भी एक ऐसा पथ है जहाँ पे जनता की भावनाओं की सूक्ष्म छलनी से आपको गुजरना पड़ता है और जन भावनाओं के साथ आपको चलना पड़ता है। तो ये रास्ता कोई आसान नहीं होता, बहुत संघर्ष से भरा एक रास्ता होता है। तो आप बताइए, ये जो रास्ता आपने चुना राजनीति का, इसमें कैसा जीवन में क्या संघर्ष आपने देखा? क्योंकि इसके साथ साथ समाज के साथ साथ आपको परिवार भी देखना है, तो कैसा चला ये सफ़र आपका? बहुत अच्छा। परिवार में माता पिता, मेरी माता जी हैं भी और लगभग 100 वर्ष पूरा होने को हैं। उनका आशीर्वाद आज भी मुझे पूरा मिलता है। हमारे पूरे परिवार का, हमारी पत्नी का, हमारे भाई का पूरा सहयोग मिलता है। मैं घर से बिल्कुल फ्री हूँ, घर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। मुक्त इसलिए हूँ कि मुझसे कभी किसी ने कुछ करने को कहा नहीं और मैं ठीक से उस सेवा को कर पा रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जीवन में स्व अनुशासन और ईमानदारी और चरित्र और मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर आगे बढ़ा जाए तो दुनिया में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जीवन में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमेशा अहम और वहम दोनों का कोई स्थान जीवन में नहीं रखना चाहिए और छोटे बड़ों जो भी मिले उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कभी रिक्शे वाला, कभी ठेले वाला, कभी खुमचे वाला, कभी खेत में काम करने वाला व्यक्ति, कभी मजदूरी करने वाला व्यक्ति से भी आपको बहुत जीवन में सीख मिलती है। उनके जीवन से भी आपको सीख मिलती है कि हम अगर ये व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है तो उससे भी आशीर्वाद हमेशा जीवन में आदमी को आगे बढ़ाती है। और हमेशा मन में हमने कहा अहम और वहम नहीं होना चाहिए कि ये मेरी वजह से हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाग्य और प्रारब्ध, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं आज इस कुरुक्षेत्र की धरती पर हूँ। उन्होंने कहा था कि जैसे हम लोग चर्चा कई बार करते हैं कि भगवान कृष्ण की चाह राधा थी, चाहती उनको मीरा थी, लेकिन विवाह उनका रुक्मिणी से हुआ। तो विधाता जी ने कहा कि विधाता भी कुछ नहीं कर सकता। तो कई बार भाग्य और प्रारब्ध, लेकिन कर्म ईमानदारी से करना पड़ेगा, ठीक से करना पड़ेगा। आप कर्म करते रहिए। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था उपदेश, उसका मूल यही है कि हम कर्म करते रहें और कर्म करते रहेंगे तो निश्चित तौर से प्रारब्ध और भाग मिलकर के कभी न कभी उसका फल प्राप्त होगा। उसे भी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन धैर्य और संयम, मर्यादा और लगन, स्व अनुशासन, बड़ों के प्रति सम्मान, संगठन को सर्वोपरि मानते हुए, जनता को सर्वोपरि मानते हुए हम कुछ नहीं हैं। जैसे हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य हमारे
पुराने सरसंघचालक गुरुजी कहा करते थे, मैं नहीं तू। मन में ये भाव लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और आपके जिस रास्ते पर चलेंगे उसको भी लोग स्वीकार करेंगे और आपको आगे बढ़ाते हुए स्वयं उस रास्ते को चुनेंगे। जी सर, आपने हमारे युवाओं के लिए और हमारे दर्शकों के लिए बड़ी प्रेरणादायक बातें कही। एक बात बड़ी आम कही जाती है कि जो आम जन धारणा है कि भ्रष्ट लोग ही राजनीति में आते हैं, लेकिन आप जिन सुंदर आदर्श को लेकर चले हैं, आपको मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानती हूँ, और अगर आप जैसे लोग राजनीति में हैं तो राजनीति से भी प्रेम हो जाता है। तो आप हमारे भी जो अभी युवा राजनीति में आ रहे हैं उनको भी एक संदेश दीजिए कि राजनीति में क्या आप उनको क्या आदर्श बताना चाहेंगे कि क्या वो जनता के लिए प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि आज जो राजनीति है या आप जो राजनीति के आदर्श बता रहे हैं वो थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है। जैसे क्रिकेट में आजकल हमारी युवा पीढ़ी 2020 का मैच देखना ज़्यादा पसंद करती है, वनडे का पसंद करती 50 ओवर का। अब टेस्ट मैच कोई देखना नहीं चाहता, हो भी नहीं रहा है। तो उसी तरह हमारी युवा पीढ़ी शॉर्टकट अपनाना चाहती है, लेकिन राजनीति कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। राजनीति में धैर्य और संयम, हमने कहा स्वानुशासन, मर्यादा, और हमें स्वाभिमानी होना चाहिए लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए, और ईमानदार होना चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं होती हैं। हमारे यहाँ संघ में हमको ये सिखाया गया, जो परिचय पूछा जाता था तो परिचय पूछा जाता था नाम, काम और धाम। नाम क्या है, काम क्या करते हैं, रहते कहाँ हैं। तो नाम क्या है, काम क्या है, कुछ काम करना चाहिए, जीविकोपार्जन के लिए काम चाहिए। देश के अंदर अभी वर्तमान में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, 250 राज्यसभा में, 543 लोकसभा में। हम जिस प्रदेश में आते हैं अभी 403 MLAs हैं, 100 विधान परिषद के सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी आबादी में ये इतनी सीमित संख्या है, सभी व्यक्ति तो MP MLA हो नहीं सकते। लेकिन इस देश के अंदर ही पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को लें, वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, और अभी हमने 25 जून को हमने जो एक स्वतंत्रता लोकतंत्र सेनानी का हम पर्व मनाते हैं, ऐसे हमारे जयप्रकाश नारायण जी को चर्चा करते हैं, किसी सदन के सदस्य नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत तब भी रहे, आज भी। विवेकानंद जी जो कहते थे, अगर युवा उस पर चले। आज हमारे मोदी जी जिस तरह युवाओं के साथ सहभागिता करते हैं, बेटियों के साथ, बेटों के साथ, बच्चों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, हमारे ऐसे वैज्ञानिक के साथ, आज हमारे ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर के साथ जिस तरह वो सहभागिता करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, आज देश में और प्रदेशों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार है, हर जगह सभी मुख्यमंत्री, सभी हमारे ऐसे नेतृत्व ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हम शॉर्टकट में कई बार दुर्घटना होने की आशंका ज़्यादा रहती है। हम सेफ साइड चलें, ईश्वर पर भरोसा करें, नेतृत्व पर भरोसा करें और संगठन में काम करते रहें, जनता के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। निश्चित तौर से गृहस्थ रूप में काम करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप भी उस श्रेणी के किसी सन्यासी से कम नहीं हैं, और मैंने उस रास्ते को चुना है। मुझे हर तरफ सफलता मिली है। मेरे परिवार की रोजी रोटी के लिए मेरे पास व्यवसाय भी है, मैं व्यवसाय भी करता हूँ, व्यवसाय चलता है। ऐसा व्यवसाय है कि बहुत समय बिना दिए भी मेरा काम चल सकता है। तो इसलिए ये रास्ता भी चुनना चाहिए। आजकल नई पीढ़ी के सामने एक बड़ा संकट है कि क्या करते हैं, क्या राजनीति करते हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट प्रोफेशन, राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है। राजनीति तो सेवा है, देश की सेवा है, जनता की सेवा है, और इस सेवा में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पूरा जीवन लग सकता है। आपको सफलता नहीं भी मिल सकती है, सफलता बहुत भी मिल सकती है, आपने जितना सोचा नहीं उससे ज़्यादा मिल सकता है। तो इसलिए धैर्य और संयम के साथ और मान और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रीयता सर्वोपरि, ये करते हुए हम चलेंगे तो निश्चित तौर से हमने जो पढ़ा है, समष्टि से व्यष्टि, व्यष्टि से समष्टि,
समाज से व्यक्तित्व और व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। तो निश्चित तौर से संगठन ही व्यक्ति का निर्माण करता है और फिर व्यक्ति संगठन को आगे बढ़ाता है। उस दिशा में नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो आज के डेट में जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज हमारे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, हमारी जो दूसरी श्रेणी के नेतागण हैं, इनके जो कारण मतलब जो कर्तव्य हैं, जो कर्तव्य पथ है, उस पर चलेंगे तो निश्चित तौर से वो भी आगे बढ़ेंगे, देश का भी नाम आगे बढ़ेगा, देश का भी स्वाभिमान बढ़ेगा, भारत विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ चला है। और आपको जब देश बढ़ेगा, संगठन बढ़ेगा, सब लोग बढ़ेंगे तो हम निश्चित तौर से अपने आप बढ़ जाएंगे। हम कई बार जब विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते थे तो हम लोग कहते थे कि सब लोग मिल के काम करेंगे और सब लोग मिल के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। युवाओं के प्रति आज तेज़ी से युवाओं के बीच में हमारी बहनें भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, सेना में, फोर्स में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, और अभी नारी शक्ति अधिनियम ला करके हमारे देश ने, प्रधानमंत्री ने भी साबित कर दिया कि स्त्रियों के लिए भी हर क्षेत्र में पूरा स्थान है। तो निश्चित तौर से हम इनसे प्रेरणा लें, हम इनसे मार्गदर्शन लें। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की परिकल्पना करते हैं। तो लेकिन भूतकाल होता है, हमें भूतकाल भी हमेशा याद करना पड़ेगा। अगर हम पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट को ठीक करेंगे तो फ्यूचर अपने आप ठीक होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर पूरी तरह आपकी मदद करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसको मान के इसी को हम मान के आगे चलते हैं और मैं चला हूँ और उसका पूरा सफलता मिला है। कोई चीज़, किसी चीज़ों की कमी, समाज आगे खड़ा है, संगठन खड़ा है, पूरे लोग खड़े हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस मन में संयम, धैर्य और विश्वास रख के चलना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो पथ क्या, पथी कुशलता क्या, जब पथ पे बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। संघर्ष का रास्ता या राजनीति का रास्ता अगर आप संयम से करते हैं तो हर एक पथ में और संघर्ष मिलता है, और वो एक भट्टी में तपने के जैसा होता है जिसमें कई बार आपको अपना वजूद भी पिघलाना पड़ता है। ये रास्ता आसान नहीं होता और ईमानदारी से चलना थोड़ा और कठिन होता है। इसके साथ साथ आपकी सुंदर जो जीवन यात्रा रही, गरिमामयी यात्रा रही, उसमें कोई ऐसा यादगार लम्हा हो, पल हो जो आप हमारे साथ, आपको याद हो, आपके जहन में हो और आप हमारे साथ साझा करना चाहें? जब मैं पार्लियामेंट में था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। वो कहते थे कि ये दिल्ली गोल है, दिल्ली में पार्लियामेंट, संसद गोल है और ये गोल गोल चक्कर के भंवर में नहीं फंसना है। अपने जनपद को, अपने क्षेत्र को, अपने लोगों को संजोए रखना है। अगर वो संजोए रहेंगे तो ये पार्लियामेंट फिर गोल गोल नहीं घूमेगी, आप गोल गोल नहीं घूमोगे, वरना आप गोल गोल घूमोगे फिर आपको कहीं मुकाम नहीं मिलेगा। मैंने वर्तमान जो नेतृत्व है उनका भी हमने देखा है और उनके बहुत संघर्ष किया है लोगों ने। और आज वर्तमान में मोदी जी ने जितना संघर्ष किया है, जितना धैर्य किया है कि धैर्य से काम लिया है, शायद दूसरा कोई होता तो न कर पाता। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ और गर्व से कह सकता हूँ कि उनसे हमें प्रेरित होना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि अटल जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, हमारी जो सरसंघचालक जी ने कहा, जब हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की 1925 में, तो शायद सोचा ना होगा कि अभी हम अमृत काल में हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश की आज़ादी का। 2047 तक हम दुनिया के विकसित रूप में खड़े होने वाले हैं और 2025 में हम संघ के स्थापना वर्ष का भी शताब्दी महोत्सव मना रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ लोग हमको ताने मारते थे, जहाँ हमको लोग हमारी हंसी उड़ाते थे, आज हमने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, सबसे बड़ा संगठन बन के खड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत कठिनाई आती नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, स्व अनुशासन और मर्यादा, ईमानदारी और चरित्र
और बड़ों का आशीर्वाद, छोटों को स्नेह करते हुए, जनता के प्रति सम्मान, संगठन के प्रति सम्मान और नेतृत्व का हमेशा आदर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उस दिशा में कोई बढ़ने से आप रुक नहीं पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कि हमेशा कई ऐसे रामचरितमानस में होइए हुआ जो राम रक्षा, होनी तो हो के रहेगी, अनहोनी न हो। तो इसलिए हमेशा अगर हम देखें, प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, भगवान कृष्ण ने, अगर हम देखते हैं तो सारी चीज़ों को अगर सजोते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रबंधन अगर जीवन में कभी है तो रामचरितमानस को देखिए। अगर आप देखें गीता में, महाभारत में भगवान कृष्ण को आप देखें तो उन्होंने जो बताया, जो रास्ता बताया कि ज़रूरत पड़ने पर सटे साठम समाचरित भी करना चाहिए, लेकिन उसे पूरा अवसर देना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी 199 बार क्षमा किया, 100वें बार सुदर्शन चक्र चलाया था। ऐसा नहीं कि तुरंत, उनके पास शक्ति अपार थी, वह स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार थे, सब कुछ जानते थे, तीनों लोक के स्वामी थे। चाहते तो पहली बार में ही, लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ ये संदेश दिया। कई बार ऐसी चर्चा आती है कि लोगों ने कहा कि रावण को तो तुरंत भगवान श्री राम निपटा सकते थे, उनका रावण मर जाता, लेकिन ये राक्षस की जो प्रवृत्ति वो नहीं समाप्त होती। कंस तो मर जाता, लेकिन सारी ऐसी स्थिति न समाप्त होती। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे जरासंध को आप देखेंगे, जैसे आप जो उदाहरण लेंगे तो आपको लगेगा कि हमें भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से सारी चीज़ें हम अगर देखेंगे, सीखेंगे। हम मंदिर में जाते हैं, हम दुर्गा की आराधना के लिए जाते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो हमें वहाँ भी जाके उनसे ये सीखने की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी को ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमें अवस्थानुसार इंटरनेट का, नई तकनीक का, हम नए युग में चल रहे हैं, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हमें पुरानी परंपराओं, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, इसको भी हमें सजोए रखना चाहिए। हमने कहा कि भूतकाल से वर्तमान, वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। हम ये ध्यान में रख के चलेंगे तो निश्चित तौर से सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, सब कुछ आपको प्राप्त हो पाएगा, कुछ भी अछूता नहीं रहेगा। ईश्वर भी पूरी मदद करते हैं, लेकिन हम कमरे में बैठ कर के गलत सोचें और बाहर सोचें कि अच्छा होगा, तो जहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं, ईश्वर हर जगह उपस्थित है। आपके हर कण कण में अगर है तो आपको देखता है। मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया और बताया कि अगर हम परंपराओं को निभाते हुए आगे बढ़े तो बहुत अच्छा है। सर, एक और बात है कि माता पिता तो हमारे जीवन के शिल्पकार हैं ही, हमारे जीवन की हर सफलता का जो भी हक है वो उनका ही है, लेकिन फिर भी ऐसा कौन है आपके जीवन में जो आपको अर्जुन की तरह आगे बढ़ाता गया और कृष्ण के रूप में सारथी, कोई ऐसा जिसको आप अपने जीवन में सफलता का श्रेय देना चाहते हो? मैं पूरे संगठन को श्रेय दूंगा कि संगठन और संघ हमारा जो है, हमारी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ही हमारे आदर्श थे। उनके लिए काम करने वाले लोग मेरे आदर्श थे और हैं, और हमारे जीवन पर्यंत रहने वाले हैं। तो मैं उनको ही आदर्श मान करके हमने काम किया है। जैसे हमको ये सिखाया गया शाखा में कि हेडगेवार जी ने परम पूज्य भगवत ध्वज को ही गुरु माना। हमको गुरु इसलिए मानते हैं कि आदमी में तो विकार विकृति आ सकती है, उस ध्वज में नहीं आएगा। इसीलिए संगठन में अगर हम समर्पित हैं, संगठन के प्रति अगर हम अपने को समर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर से संगठन में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति हमारा समर्पण रहेगा। वो हमारे मार्गदर्शक रहेंगे, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, और आने वाले दिनों में भी उनके लिए वो लाभकारी होंगे। और मैंने कहा कि मैंने जीवन में जो काम शुरू किया, मैंने कभी संगठन से कभी कुछ नहीं कहा। मुझे संगठन ने समयानुसार, आवश्यकता अनुसार सारे पदों पर भेजने का काम किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि सूक्ष्म दृष्टि से हमारा संघ और संगठन पूरा समीक्षा करता है, हर तरह के बारे में निर्णय करता है, और पता ऊपर तक रहता है। हमने कहा जैसे ईश्वर हमको हर चीज़ देखता है, संगठन की भी पैनी निगाह हम सब पर रहती है, और सबके बारे में जानकारी होती है, फीडबैक मिलता है। तो इसलिए हमने कहा पहले अहम और वहम। हमें नहीं होना कि मेरे द्वारा मैंने चुनाव जीत लिया, ऐसा नहीं होता।
चुनाव हम सबको मिल के जीतते हैं, हम समूह में काम करते हैं, सबके सहयोग से आगे बढ़ते हैं, संगठन के नाते आगे बढ़ते हैं। संगठन बहुत बड़ी शक्ति है और हम हमेशा ही मानते हैं संघे शक्ति सर्वदा। तो इसलिए हमें संगठन में निहित होकर काम करना पड़ेगा। वही हमारा आदर्श है, वही हमारा मूल है, वही हमारे मार्ग में आगे बढ़ाने का हमारा उनको श्रेय जाता है। सर, पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद सौंपा है और कहते हैं कि नेता की जो नीति होती है वही हमारी जनता की नियति को निर्धारित करती है। और अब आप बताइए कि हम आशा करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि आपको और जिम्मेदारी का पद मिले, तो इसके लिए सर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या आपने सोचा है कि क्या करेंगे आप आगे? बस एक वाक्य है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बिना रुके बिना थके बिना झुके, यही मूल मंत्र है। सर, इतने बड़े पद पर रहते हुए इतने बड़े जनसमूह को आपने प्रतिनिधित्व किया उनका, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको कुछ प्रेशर भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे पे हमेशा एक संयम देखा, तो कैसे आप टैकल कर लेते हैं इन चीज़ों को? इसका एक मूल मंत्र बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को। जीवन में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। सबसे बड़ा मूल मंत्र ये भी एक है। जब आप व्यस्त रहेंगे तो फालतू के काम में नहीं पड़ेंगे, तो आप मस्त रहेंगे, और मस्त रहेंगे तो प्रसन्न होंगे, तो प्रसन्नता भाव से लोगों से मिलेंगे। आगे आपसे मिलने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न होके जाएगा। अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए, प्रयास करिए। और हमने कहा हमारा काम है प्रयास करना, हमारा काम है जोड़ना, हमारा काम है कि आपको आगे लेके चलना। बाकी हमने कहा निर्णय नेतृत्व करता है और फल भाग्य और प्रारब्ध के हिसाब से जो मिलना होगा, जो होगा वो मिलेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, तो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो ये मान के चलने की ज़रूरत है, और अब मैं ये मान के चलता हूँ और उसी के आधार पर आगे बढ़ता हूँ, बिना किसी मन में संशय लिए हुए, मन में कोई ऐसा भाव नहीं रहता कभी। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे जैसा जिस दलित समाज से मैं आकर के आज जितना सम्मान पाया हूँ, जितना सम्मान पार्टी के नाते मिला है, जनता में मिलता है। आज मैं जहाँ से आता हूँ, जिस पार्लियामेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया, उस पार्लियामेंट में, उस ज़िले में आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा आज भी लोकप्रिय हूँ। मेरे से ज़्यादा आयु वाले, उनका भी स्नेह मुझे मिलता है। मेरे बराबर वाले मुझसे पूरा प्रेम करते हैं। नीचे वाली पीढ़ी मुझे पूरा सम्मान देती है, और मैं भी ये प्रयास करता हूँ कि मेरे द्वारा बड़ों के प्रति कोई ऐसा मुझसे गलत मेरे साथ दुर्व्यवहार न कर सकूँ, अपनों के साथ कोई ऐसी वाणी न बोल सकूँ। नीचे वाले कभी ये न समझें, हमसे कम आयु वाले, कि इनके साथ मैं बैठ के असहजता महसूस करता हूँ। तो मेरा ये प्रयास होता है, तो मेरे साथ बड़े, बराबर और नीचे तीनों जुड़े हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आपसे 20 साल बड़ा भी, 20 साल छोटा भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं। तो मैंने कहा कि संगठन यही सिखाता है हमें, आगे वाले से सीखना, पीछे वालों को आगे ले चलने के लिए जोड़ना, उनका प्रमोट करना। उनको एक शब्द प्रमोट करते रहेंगे, आप प्रमोट करने का भाव रखेंगे तो आप भी प्रमोट होते जाएंगे। इस भाव में चलेंगे तो निश्चित तौर से कोई संघर्ष जीवन में आता है, संघर्ष आता ही रहता है, संघर्ष आना ही चाहिए। और जीवन में सिर्फ आप मिठाई खाते रहें तो ये कोई अच्छी बात नहीं, टेस्ट नहीं मिलेगा। मीठा खट्टा सभी अनुभव जीवन में आते हैं। हम भी मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते मेरे मन में भी कई बार ये बात आती है कि मैंने बड़ा परिश्रम किया है, मैंने बहुत काम किया है, और मुझे इससे अधिक सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन फिर मुझे ये सोचने के लिए मैं बाध्य होता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने संगठन के लिए, समाज के लिए काम किया है, उनको कहीं अवसर नहीं मिला है, तो मुझे उनको भी देखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीन ही काल हमारे
ऐसे मनुष्यों ने बनाया, चौथा कोई काल बना नहीं। जब तीन ही काल है तो उसमें हम आते और जाते हैं और पूरी सृष्टि उसी में पूरे अपने रहती है। तो उस हिसाब से चलेंगे तो संघर्ष आएगा और संघर्ष जाएगा। संघर्ष ये है ना कि जीवन में सुख और दुख, जैसे कर्तव्य अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो सुख और दुख जैसे जीवन और मरण। आदमी धरती पर आया है, जो जीव आया है, अगर उसने जन्म लिया है तो मृत्यु उसका निश्चित है। तो इस आधार पर आप चलेंगे तो आपके मन में कभी भी क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या कभी नहीं आएगी। और ये नहीं आएगा तो आप प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न रहेंगे तो आप अपने काम को ठीक से कर पाएंगे। वरना मन दुखी लेकर के आप रोते रहेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, जो था वो अच्छा, जो है वो अच्छा, आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसा पॉजिटिव, ऐसा सार्थक, ऐसी सोच लेके चलने के लिए हमारा संगठन हमको बाध्य करता है, और संगठन का हमारे मूल मंत्र भी यही है, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ। बहुत प्रेरणादायक बातें हमने सीखी सर से, और आपसे बात करके एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, और हमारे दर्शकों को भी ये ऊर्जा ज़रूर महसूस हुई होगी। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और आपने मुझे उस योग्य समझा, और कि आपने आज मुझसे ये साक्षात्कार किया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप भी आगे बढ़ते रहें, और ये संदेश युवाओं तक जाएगा तो युवा पीढ़ी भी हमारी इस संदेश के साथ अगर आगे बढ़ेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा आज का आपके साथ बैठना सार्थक हुआ। इसी के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।